कि उसमें कोई भी स्टैग्नेटेड वाटर ना हो। गुड्डी पिट वाटर में भी आप ध्यान रखें कि गुड्डी पिट का पानी जो है वो टर्निंग्स में ना लगाएं, क्योंकि वो जो है वो आपका पानी हमेशा ही एनारोबिक होगा और आपको वो बाद में लेटर ऑन प्रॉब्लम्स देगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टनल शुड बी मेड बेसमेंट टाइप और अ नॉर्मल फ्लोर टाइप, व्हिच शुड बी ऑप्ट फॉर? It is as per your convenience and your basic planning. जैसा आपका बेसिक प्लानिंग है, दोनों एक जैसा काम करते हैं, कंपोस्ट की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर नेक्स्ट क्वेश्चन विक्की सर का है, उनका एनारोबिक कंपोस्ट बनने के क्या करना होता है, हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं? एनारोबिक कंपोस्ट के कारण तो वही होते हैं कि उसमें हवा नहीं लगी है तो एनारोबिक होगा। एरोबिक मतलब हवा ऑक्सीजन के साथ डिकम्पोजिशन और एनारोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन से डिकम्पोजिशन होना। तो हमें एरोबिक डिकम्पोजिशन चाहिए, एनारोबिक नहीं चाहिए। सो एक क्वेश्चन शायद हमारे सर मेरा एक क्वेश्चन और भी है जी इसके साथ। जी हेलो सर, फेस 1 में हम क्या कर सकते हैं कि अगर एनारोबिक कंपोस्ट ना बनेगी? करूं जब तक कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मशरूम इंडस्ट्री में करूं जब तक कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मशरूम इंडस्ट्री में देखिए, सब लोग बोलते हैं कि कंपोस्ट इज द बेसिक फाउंडेशन
जिसमें कि करूं जब तक कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मशरूम इंडस्ट्री में देखिए सब लोग बोलते हैं कि कंपोस्ट करूं जब तक कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मशरूम इंडस्ट्री में देखिए सब लोग बोलते हैं कि कंपोस्ट इज़ द बेसिक फाउंडेशन, जिसमें कि हम लोगों ने मशरूम उगाना है, उसकी नींव है कंपोस्ट। और उस नींव पे अगर अच्छी कंपोस्ट बनी है, अच्छी नींव है, तो उस पे जो है वो घर अच्छी तरह से बनेगा। बट एडिशनली एक टर्म मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो हमारा मशरूम कंपोस्ट पे हम फाउंडेशन मान रहे हैं, जो कि एक तरह से फाउंडेशन है, तो छत है मशरूम के लिए हमारी केसिंग मटेरियल। एंड केसिंग मटेरियल पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से। हर्षिता, जो क्वेश्चंस होंगे प्लीज़ बता दीजिएगा। जी सर, हमें राज सर से क्वेश्चन आए हैं। उनके 2 क्वेश्चन है। पहला है, वी आर गेटिंग हायर नंबर ऑफ डी शेप्ड मशरूम आफ्टर पिनिंग स्टेज, व्हाट आर द कॉजेस एंड हाउ डू वी एड्रेस द इश्यूज? डी शेप्ड मींस डिफॉर्म्ड। Yes sir, Yes, Raj sir. sir, you can speak. Yeah. Good morning, Lavjeet sir. This is Good Raj morning. here. Yeah. Sir, the D-shaped means deformed. Yes, sir. एग्जैक्टली। जैसा वेट बबल के टाइम पे हो जाता है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। अनुराग जी ने मुझे मैसेज किया था, बट आई वाज बिट कंफ्यूज्ड कि व्हाट काइंड ऑफ डी शेप्ड, एंड मैंने उनको बोला था कि हो सके तो पिक्चर्स मंगवा लीजिए, बट इट इज़ नाउ क्लियर। डिफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होती है मशरूम में हमारी ज़्यादा प्रेशर से वाटरिंग करने से। जो डायरेक्ट प्रेशर डिफॉर्मेशन तभी होगी जब आपका केसरन एग्रेसिव होगा, आपका केसरन जो है वो सरफेस पे पहुंच रहा होगा। इज इट सर? केसरन सर सरफेस तक तो जा ही रहा है। केसिंग जो है हमारे को तो केसिंग पूरी हो गई है और कूल डाउन पे डालना है। उसका हम जो क्राइटेरिया लेते हैं कि जब केसिंग सफेद होने लगती है, जब जाला ऊपर तक आ जाता है, तो उसको हम मानते हैं कि भाई केसिंग मतलब जो माइसीलियम है उसने पूरी केसिंग को कवर कर लिया है। अब हम कूल डाउन पे 10वें दिन डालने की स्थिति में आ गए हैं। आपका जो टारगेट है, जो एम है, वो बिल्कुल सही है, बट वी शुड बी केयरफुल इन वाटरिंग। अगर प्रेशर से वाटरिंग करते हैं तो क्योंकि उस टाइम पे मशरूम फॉर्मेशन हो रहा होता है, और वो कई बार उससे 2 मशरूम इकट्ठे हो जाते हैं या मशरूम टेढ़ी हो जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपने वाटरिंग वाले के साथ थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है कि जेंटली पानी ऊपर से ऐसे करके गिरे, ना कि बिल्कुल ऐसे प्रेशर से लगे, डायरेक्ट प्रेशर से ना लगे, ऊपर से गिरे। और दूसरा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा सर कि जितनी कम वाटरिंग हो सके उतनी कम हम वाटरिंग करें, बट एक रिक्वायर्ड मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। एंड उसको हम लोग अगर उस मॉइस्चर लेवल को केसिंग लेयर में मेंटेन करना चाहें तो हमें अपनी जो ग्रोइंग रूम की हवा है उसको सैचुरेटेड रखना पड़ेगा। एंड सैचुरेशन कैसे होगी? ताकि ह्यूमिडिटी मैक्सिमम हो, कमरे में मॉइस्चर हो, और कमरे में मॉइस्चर करने के लिए आपको जो है वो फर्श गीला रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ही मेरी तरफ से यही एडवाइस रहेगी कि आप अपना फर्श जो है वो जैसे ही आप केसिंग कर लेते हैं, केसरन में जाते हैं, आप उस फर्श को गीला करना शुरू कर दें। और जिस दिन से आपने फ्रेश एयर लगाया उस दिन से लेकर एटलीस्ट 8वें दिन तक जब कुछ एक दाने आपको मटर दाने बनने दिखने शुरू हो जाएं, उस दिन तक 30 डेज तक आप उसमें
ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखें, फर्श को गीला रखें, और एज एंड व्हेन आपको दिखता है कि आपका जो बेड सूख रहा है उस टाइम पे वाटरिंग करें। बेसिकली आप अगर फॉरेन लिटरेचर को पढ़ेंगे या फिर उन लोगों से चर्चा करेंगे तो वो लोग ये बोलते हैं कि हम केसिंग के टाइम पे उसका पानी पूरा करेंगे, उसके बाद जो है वो जब फर्स्ट फ्लश खत्म हो जाएगा तब वो वाटरिंग करते हैं। तो से हमें समझना चाहिए कि एक तो उनके पास केसिंग मटेरियल बहुत अच्छा है, दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रहा था कि अगर हमारी नींव कंपोस्ट है, अच्छी कंपोस्ट जो है वो फाउंडेशन है अच्छी मशरूम लेने के लिए, तो उसके लिए घर की छत जो है वो केसिंग मटेरियल है। तो हम लोग उस केसिंग मटेरियल में जो हमारे मशरूम को पानी चाहिए उसको बरकरार रखें, और हमारा केसिंग मटेरियल इतना अच्छा नहीं है पीट की तरह कि वो अपने अंदर इतना सारा होल्ड करके रखे। बट यस, अगर उन लोगों के साथ आप चर्चा करेंगे, उन लोगों का सिस्टम देखेंगे, तो वो अपने सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्रिसाइजली कंट्रोल करते हैं, चाहे टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, उनके सेंसर्स लगे होते हैं, वो उसको मेंटेन करके रखते हैं। और 95% के आसपास हमारी ह्यूमिडिटी दौरान हमारा जो पिन डेवलपमेंट तक रहता है वो प्रोसेस, उस प्रोसेस तक हमारी 95% तक ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो आपकी डिफॉर्मेशन जो है वो अपने आप कम हो जाएगी अगर आप डायरेक्ट एक ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी नहीं लगाएंगे। इट शुड बी विद अ जेंटल प्रेशर, और ऊपर से गिरे, ना कि वो डायरेक्ट धार जो है पिचकारी आपकी मशरूम बेड पे लगे। राइट सर। सर एक दो सवाल रिलेटेड और भी हैं, जैसे हम लोग जब हम लोग कूल डाउन पे डालते हैं तो हल्का दाना जैसे दिखना शुरू होता है, तो 7वें दिन हम लोग कवरिंग भी करते हैं। ठीक है सर। तो आप जब कूल डाउन पे डाल रहे हैं तो हल्का दाना नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आपका जब केस रन में है तो माइसीलियम है वेजिटेटिव फेज में। अगर माइसीलियम आपका सफेद हो रहा है, उसमें दाना बन गया है, तो इसका मतलब आपके कमरे की जो CO2 लेवल है वो प्रॉपर नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, इट इज बिलो 5000 ppm, और वो उसको चेंज कर देगा रिप्रोडक्टिव फेज में। और हमें जब चाहिए वेजिटेटिव फेज तब वेजिटेटिव फेज चाहिए, हमें प्रेशर जब लगानी है तब हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे रिप्रोडक्टिव फेज में। आप कवरिंग कीजिए, आप जब अच्छा लगता है तब कवरिंग कीजिए, बट आप इस चीज से अवॉइड कीजिएगा कि आप का जब केस रन हो रहा है तो आपका जो कमरा है वो पूरी तरह से सील्ड हो, और हल्की हल्की घुटन भी उसके अंदर आपको महसूस हो कि आपका हल्का सा सांस भारी हो रहा है। सर हमारे पास CO2 मीटर है जिसकी मैक्सिमम 9999 ppm की उसकी लिमिट है, तो एरर में ही रहता है हमारा स्पॉन रन और केस रन के टाइम पे, वो हम ठीक चला पा रहे हैं। सर 2 सवाल है मेरे, उसके बाद आई विल अलाउ अदर पीपल टू आस्क यू क्वेश्चंस। फर्स्ट इज, जैसे हम कूल डाउन पे डालते हैं तो कूल डाउन किस प्रकार से डालना चाहिए, मेरे को कमरे का CO2 कितनी देर में नीचे लाना चाहिए और बैग का टेम्परेचर कितनी देर में तोड़ना चाहिए, ये सवाल। और सिमिलरली जब मेरे को पिनिंग दिख गई कवरिंग के भी 2-3 दिन बाद, जब मैं मशरूम उठाना शुरू करता हूँ पहले फ्लश के तरफ, उसके लिए मेरे को क्या कंडीशंस देनी है और कैसे ग्रेजुअली उठाना है, एक तो ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल है, क्योंकि हम दिल्ली बेस्ड हैं जिसमें सर्दियां भी एक्सट्रीम है और गर्मियां तो बहुत ही एक्सट्रीम होती हैं, तो कंपोस्ट के अंदर हमारे को क्या चेंज लाना चाहिए, उसकी जो फॉर्मुलेशन है उसके अंदर, कि हम लोग जिप्सम कम करें थोड़ा, या चिकन मैन्योर में कोई चेंज करें, या जैसे हम अमोनियम सल्फेट और खल और चोकर सब यूज करते हैं, तो फॉर्मुलेशन अगर आप थोड़ा गाइड करें। तो ये 2 सवाल हैं, एक कूल डाउन कैसे करना है और उठाना कैसे है, और मौसम के बदलते टाइम पे कंपोस्ट कैसे चेंज करनी है सर।
सर पहले सवाल को लेते हैं जी। इसमें जो है, अगर आप कूल डाउन पे जा रहे हैं तो ये जो है ये एक आपकी जिसको बोल सकते हैं स्ट्रेटजी है कि आपने केस रन कैसे लिया। अगर आपका केस रन हैवी है, आपने ज़्यादा केस रन ले लिया है, तो आपको एकदम से कूल डाउन करना पड़ेगा टू चेक और रिस्ट्रिक्ट द वेजिटेटिव ग्रोथ। अदरवाइज क्या होता है कि आपका जो माइसीलियम है वो पाउडर फॉर्मेशन कर देगा, उसको चोक कर देगा, उसमें पानी नहीं जा पाएगा अंदर। तो आपको एकदम से जो है वो कूल करना है। और ये केस ज़्यादातर रहता है अगर आपकी प्योर केसिंग जो है वो केसिंग जो है वो प्योर कोकोनट क्वायर की है, कोकोपीट की है, तो उसमें जो है वो आपको बड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है कि केस रन ओवर ना हो जाए। बट हाँ, स्ट्रेटजी हमारी ये होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अब लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, कंपटीशन ज़्यादा है, आपके पास क्वालिटी मटेरियल क्वालिटी मशरूम होनी चाहिए, और मशरूम का साइज बड़ा होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, और पिकर जो है वो आपकी मशरूम को जल्दी से जल्दी पिक कर पाए। 1 घंटे में मैक्सिमम मशरूम आपको पिक करके दे। और टारगेट यही रहता है कि एक पिकर से 1 घंटे में 20 किलो मशरूम जो है वो एटलीस्ट टूटनी चाहिए। अगर साथ में उसके आप डंडियां भी कटवा रहे हैं तो आपका इतना आना चाहिए। तो आपको जो है वो इतने ज़्यादा पिंस नहीं लेने हैं, और पिंस की स्टेजिंग करनी पड़नी है ताकि आपके जो पिंस हैं वो एकदम से एक बराबर साइज में ना उठें, क्योंकि उससे दिक्कत ये हो जाती है कि आपके जो पिंस हैं वो अगर इकट्ठे उठते हैं तो बी ग्रेड मशरूम आने की दिक्कत होती है। और इसमें आपको स्लो कूल डाउन पे जाना होता है, जिसमें कि आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे CO2 लेवल को कम करना है। आपने 2000 ppm पे लेके आना है टिल 3rd और 4th डे ऑफ फ्रेश ईयर। ठीक है सर, राइट? सर अभी तो हमारा टिपिकली CO2 और मैं मतलब अच्छी यील्ड हम लोग ले पा रहे हैं कंसिस्टेंटली, 22-24% की हम यील्ड ले रहे थे। हम लोग तकरीबन 2-3 घंटे में CO2 तोड़ देते हैं, और लेस देन 24 आवर्स के अंदर हम लोग जो 26 से 28 बैग चल रहा होता है उसको हम लोग 14-15 डिग्री के ऊपर ले आते हैं अभी। और इससे मेरी पिनिंग जरूर आपके हिसाब से आप सही कह रहे हैं कि भरपूर होती है, मगर मेरा पहले 2 फ्लश में मेरा तकरीबन हम लोग कोई 2500 बैग रखते हैं, तो पहले 2 फ्लश मिला के मैं 6-6 टन माल निकाल ले रहा हूँ सर। वो बहुत अच्छी बात है सर कि आप निकाल पा रहे हैं। बट अगर आप उस तरह से स्लो कूल डाउन में जाएंगे तो आप उतना ही बढ़िया रिजल्ट ले पाएंगे, और मशरूम का साइज भी आपको मिलेगा, आपके कम पिकर्स के साथ क्वालिटी की तरफ काम होगा, साफ सफाई से काम होगा। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा मशरूम में कि इफ यू आर गेटिंग बेटर रिजल्ट, तो आप अगर चेंज करते हैं तो 1 या 2 रूम में चेंज करें, एकदम से सारा अपना पैटर्न चेंज ना करें। आप उसको समझें, उस पे अपनी जो है वो टेक्निक्स को या जो आप समझ पाए हैं उसकी ज़रूरतों को, उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करें, उसमें स्किल लेके आए, तब आप कंसिडरेबल चेंज की तरफ बढ़ें। अदरवाइज जो बढ़िया चल रहा है, इट्स नॉट बैड कि आप 22-25% यील्ड ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप उसमें जाते हैं, जैसे मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ स्लो कूल डाउन में, तब भी आपकी जो है 22 से 25% तक यील्ड जो है वो आपको मिलेगी। ठीक है सर। और अब जैसे पिनिंग बन गई और हमने 7वें-8वें दिन हमने कवरिंग भी कर दी उसकी, अब उठाने के लिए हमारे को सबसे मुश्किल पार्ट मशरूम उठाना लगता है सर। हमें यही नहीं समझ आता कि कंडीशंस रखनी क्या है, क्योंकि हम पिनिंग के टाइम पे CO2 अराउंड 800 to 1000 रखते हैं, उठाते टाइम उसको हम और हम CO2 उठाते टाइम 1200-1400 ले जाते हैं।
पिनिंग के टाइम पे बैग का टेम्परेचर 13-14 डिग्री के आसपास रहता है और एयर को एडजस्ट करते हैं बैग के टेम्परेचर को मेंटेन करने के हिसाब से, और उठाते टाइम यही हम लोग बैग का टेम्परेचर 18 डिग्री तक जाने देते हैं और एयर को एग्जैक्टली वैसे ही एडजस्ट करते हैं कि बैग का टेम्परेचर उठ जाए। ह्यूमिडिटी वही 80-85% के आसपास रहती है उठाते टाइम, बट उठाना जो है सर वो हमारे को लगता है हमारे पूरे कंट्रोल में नहीं है। हम कंडीशंस तो मेंटेन कर लेते हैं, बट हर बार जो उठाना है वो एक, जैसे हम अच्छा स्पॉन रन करते हैं, अच्छा केस रन करते हैं, पिनिंग अच्छी करते हैं कंट्रोल तरीके से, उठाना हमारे को लगता है कि वो एक ईश्वर की मर्जी के ऊपर निर्भर हो जाता है कि भले ही हम एकदम सही कंडीशंस दे तब भी, क्योंकि बाकी और भी क्वेश्चंस हैं। तो मैं समझ गया आपकी बात। तो देखिए, उठाना जो है ना जी, मशरूम मतलब लोग कोशिश करते हैं कि हम मशरूम को कंट्रोल करेंगे, टेम्परेचर कम हो जाएगा। मशरूम का अपने आप में अगर आप मीनिंग गूगल करेंगे व्हाट इज मशरूमिंग, तो इट इज जस्ट लाइक पॉपिंग, है ना सर। तो आप कंट्रोल नहीं, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा आप एक दिन डिले कर पाओगे, इससे ज्यादा आप डिले नहीं कर सकते हो। तो आप जैसे बात कर रहे हैं कि आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो उठने लगती है, वो उसकी अपनी एक, जब आपका मटर दाना बन गया तो उस मशरूम में बड़े होना है। तो इस चीज़ में आप ज़्यादा कंसर्न ना हो कि आप अगर 19 कर देंगे, 20 कर देंगे तो बड़ी जल्दी उठेगी या लेट उठेगी। आप एक फिक्स अपनी SOP रखें, उस SOP के साथ आप काम करें, तो दैट कि आपके रिजल्ट में डिफरेंस ना हो, एक जैसे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आपको मिले। तो आप क्या कंडीशन से रिकमेंड करते हैं फ्लश के टाइम पे? सर मैं तो यही बोलूँगा कि सिंस एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका कंपोस्ट टेम्परेचर जो है दैट शुड नॉट गो बिलो 17 डिग्री सेल्सियस। सो इट मीन्स कि आपका जो एयर टेम्परेचर है वो आपको 15 से नीचे तो कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है, कभी भी नहीं, क्योंकि एनर्जी अपने आप में, पावर जो है वो भी अपने आप में एक फैक्टर है, कंसिडरेबल फैक्टर है। दैट अकाउंट एटलीस्ट 25 to 30% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द मशरूम। तो आप ध्यान रखें इसका। और अगर आप फ्लश हार्वेस्ट में भी जा रहे हैं तो 19 से नीचे आपका टेम्परेचर हमेशा रहे, 19 के आसपास रहे। इट शुड नॉट टच 20 डिग्री सेल्सियस। सबके लिए मैं बता रहा हूँ कि एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब 20 क्रॉस हुआ है, सेकंड फ्लश हैम्पर हुए हैं, और जब आपका 18-19 के बीच में रहा है, आपका कंपोस्ट अच्छा है, तो फर्स्ट फ्लश कटते कटते आपका सेकंड फ्लश जो है वो कटना शुरू हो गया है, या फिर वो मटर दाना बन चुका है। तो किसी और का क्वेश्चन लें सर अब? श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। हम वी कीप ऑन मेकिंग चर्चा ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब एटलीस्ट कोशिश तो ये रहेगी कि वीकली करें, वीकली नहीं होगा तो फोर्टनाइटली तो जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच सर, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू ऑल फार्म ओनर्स। थैंक यू, थैंक यू। तो हर्षिता अगला क्वेश्चन। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लखवीर सर से है जी। वो पूछ रहे हैं कि वी आर स्टोरिंग व्हीट स्ट्रॉ नाउ, पर 2 बार से रेन हो गई है, सो हाउ मच विल इट इफेक्ट स्ट्रॉ एंड व्हाट शुड आई चेंज व्हाइल मेकिंग द कंपोस्ट विद दिस स्ट्रॉ? शुड आई डिक्रीज फेज 1 और प्रीवेटिंग? समझ गया। अब इस पे आंसर पे आते हैं। देखिए, एक तो अवॉइड करना चाहिए कि पानी लगे ना, मतलब तूड़ी जो है वो वाइट हम यूज करें, पीली कभी ना यूज करें, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन, जैसे ही पानी लगेगा डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। आप सब लोग जानते हैं कि जैसे ही पानी लगता है तूड़ी का कलर पीला पड़ जाता है, और हमें ये अवॉइड करना है, क्योंकि डिकम्पोजिशन तो हमने करनी है, सड़ाना तो हमने है अपने हिसाब से। सो अवॉइड करें, और अगर लग गया है तो फिर हमें अपना जो नाइट्रोजन लेवल है, थोड़ा सा चिकन मैन्योर हम लोग कम डालें, ताकि आपकी CN रेशो जो है वो बनी रहे। अदरवाइज होता क्या है
कि आपका जो चिकन मैन्योर है वो नाइट्रोजन पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होती है अगर आपकी ज़्यादा सड़ी हुई तूड़ी है। सो अगर उसमें ज़्यादा पानी लग गया है, क्योंकि अभी बारिश नीचे पता नहीं कैसी हुई है, हिमाचल में तो हल्की हल्की बारिश हुई है, तो हिमाचल के हिसाब से तो पानी अंदर नीचे नहीं उतरा है। सो मैं तो यही अभी होप करना चाहूँगा, आप उसको बोलना चाहूँगा कि आप उसको ढंग से चेक करें और उसमें अंदर देखें कि आपका जो है स्ट्रॉ वैसा ही सूखा है, तो आप नॉर्मली जैसे उसको पहले ट्रीट कर रहे हैं वैसा ही ट्रीटमेंट दें, आपके इंग्रेडिएंट्स वैसे ही रखें। अगर क्योंकि उसके ऊपर ना एक लेयर बन जाती है सरफेस के ऊपर ऐसे करके पानी की, तो अगर वैसी लेयर बनी है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पानी अंदर चला गया है, ज़्यादा खराब हो गई है, तो ध्यान रखें कि नाइट्रोजन लेवल थोड़े से कम करें। तो दैट्स इट। सर उनका दूसरा सवाल है, हाउ मच स्ट्रॉ विल डिकम्पोज और फर्मेंट नेचुरली इन वेल स्टोर्ड कंडीशन इन 4-5 months? रिपीट कीजिएगा, हाउ मच स्ट्रॉ will decompose or ferment naturally in a well stored condition in 4 or 5 months? देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि आपका स्ट्रॉ जो है वो नेचुरली डिकम्पोज हो ही ना। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि नेचुरल डिकम्पोजिशन नहीं हो उसमें, क्योंकि वो सारी की सारी मीसोफिलिक डिकम्पोजिशन हो जाएगी और उसमें जो आपके कार्बन और बाकी मिनरल्स हैं वो आपके मीसोफाइल सारे खा जाएंगे। तो आपकी जो बाद की पॉपुलेशंस रहती हैं, माइक्रोबियल पॉपुलेशंस, उनके लिए नहीं बचेगा कुछ भी। सो ऑलवेज अवॉइड नेचुरल डिकम्पोजिशन एट द टाइम ऑफ स्टोरेज, क्योंकि अगर आप उसको कवर करके रखते हैं तो बहुत ही नेग्लिजिबल डिकम्पोजिशन होती हैं ड्यू टू मॉइस्चर। बट हाँ, पानी नहीं लगना चाहिए, हमेशा हम इस चीज़ को ध्यान रखें जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन नरेंद्र सर का है, कैन वी ऐड वाटर टू द कंपोस्ट जस्ट बिफोर केसिंग? एंड अनदर क्वेश्चन इज हाउ टू इंक्रीज इवेपोरेशन इन ग्रोइंग रूम, हाउ टू इंक्रीज कार्बन परसेंटेज इन कंपोस्ट एंड हाउ टू इम्प्रूव कैन रेशियो इन फेज 1? एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, मैं 3 क्वेश्चन है ये मैं नोट करता चलता हूँ। हाँ जी सर। सर पहला क्वेश्चन है, कैन वी ऐड वाटर टू द कंपोस्ट जस्ट बिफोर केसिंग? ओके। फिर है हाउ टू इंक्रीज इवेपोरेशन इन ग्रोइंग रूम। ओके, ठीक है। हाउ टू इंक्रीज कार्बन परसेंटेज इन कंपोस्ट एंड हाउ टू इम्प्रूव CN रेशियो इन फेज 1। ये अपने आप में बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि इन्होंने पूछा है हमें क्या केसिंग करने से पहले कंपोस्ट में पानी लगाना चाहिए। अगर हम बैग्स में फिलिंग कर रहे हैं, स्पॉन रन कर रहे हैं, फेज 3 कर रहे हैं, तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अंदर प्यूरिफिकेशन हो जाती है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। अब अगर हम आए फेज 3 कंपोस्ट पे, तो फेज 3 कंपोस्ट जो है वो एरेटेड बंकर के अंदर जो रहता है उसको स्पॉन रन करते हैं और उसकी ड्राइंग हो जाती है। तो एट द टाइम ऑफ बेड फिलिंग, उस टाइम पे, फिलिंग के टाइम पे वो लोग जो है बिफोर केसिंग बहुत अच्छा खासा पानी लगाते हैं और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो नीचे परकुलेट हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो उस केस में हम पानी लगा सकते हैं, बट बैग्स वाले केस में हमें पानी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें मॉइस्चर लॉस बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। और इसमें क्या होता है कि प्यूट्रिफिकेशन, या जिसको बोल सकते हैं हम, सडन हो जाती है आपकी कंपोस्ट में, और वो फिर आपका जो इंटरफेस रीजन है, द रीजन ऑफ बॉन्डिंग, जो कि आपका केसिंग का और आपका कंपोस्ट का है, वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और उसके साथ आपके जॉइंट नहीं बनेगा, आपस में नहीं जुड़ पाएंगे, आपको कंसिडरेबल लॉस जो है वो मिलेगा। सो ऑलवेज अवॉइड वाटरिंग बिफोर केसिंग। हाँ, कई
कुछ केसेस में कई बार क्या रहता है कि हमारी फेज 2 कंपोस्ट जब होती है तो आपका मॉइस्चर लेवल बहुत कम चला जाता है, बिलो 58 to 55 के आसपास होता है, ड्राई होती है। तो उस टाइम पे स्पॉन रन करने के टाइम पे उसमें मॉइस्चर ऐड कर सकते हैं, हल्का हल्का पानी ऐड कर सकते हैं, जैसे पर बैग 1 गिलास पानी का डाल दिया तो आपका स्पॉन रन अच्छा हो जाता है, फैसिलिटेट करता है। बट ऑलवेज अवॉइड बैग में पानी लगाना। अगर आप फेज 3 कंपोस्ट यूज कर रहे हैं देन वाटरिंग इज एन इसेंशियल प्रोसेस बिफोर केसिंग इन फेज 3 कंपोस्ट। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन था कि हाउ टू इंक्रीज इवेपोरेशन। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें हल्की सी साइंस थोड़ी सी जुड़ी है। आपको मॉलियर डायग्राम के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और उसमें हमें ये देखना होगा कि आपकी जो एयर है उसमें क्या कैरिंग कैपेसिटी है। अगर हमने बिना उसके देखना है तो हमें अपने बेड सरफेस को देखना होगा कि मेरा बेड सरफेस जो है वो, अगर मेरी BFD लगी है ग्रोइंग रूम में तो BFD बढ़ाने के बाद वो क्या सूख रहा है या नहीं सूख रहा है। और अगर हमारे पास ऐसे मीन्स नहीं है, हम नहीं देख पाते हैं, तो हम थोड़ी सी वाटरिंग को कंट्रोल कर ले। उसके साथ हमारा जो बेड सरफेस है वो हमें हल्का सा ड्रायर मिलेगा। बेसिकली हमें जो मशरूम सरफेस है वो हमें ड्राई चाहिए टू ड्रॉ मैक्सिमम गुड क्वालिटी मशरूम्स। तो इनका अगला क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन पे मैं दोबारा से बात करूंगा कि मॉलियर डायग्राम जो है इवेपोरेशन को बहुत अच्छे से समझाता है। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि 11:30 बजे अभी बज चुके हैं, तो कभी इस मॉलियर डायग्राम वाले टॉपिक को भी लेंगे सो दैट कि हम लोग सब समझ पाएँ। बट ये टॉपिक फिर वो पूरा उस सेशन का कंप्लीट टॉपिक होगा, हाउ टू यूज मॉलियर डायग्राम to manage the environment or climatic conditions inside the growing room। so इसको मॉलियर डायग्राम को हम बाद में लेंगे। बट हाँ, आप उस चीज को ध्यान रखें कि आपकी मशरूम सरफेस जो है वो सूख रहा है, बेड सरफेस सूख रहा है। अगर BFD लगी है तो उसको बढ़ाएं, प्रेशर लगा रहे हैं तो वाटरिंग के बाद थोड़ी सी ज्यादा प्रेशर लगा दें ताकि एकदम से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सूख जाए। लवली सर, अगला क्वेश्चन था जी। अनुराग दिस साइड। वेलकम सर, वेलकम। मुझे ना Congratulations for one more innovative venture. I just wanted to thank everyone who joined. It is, I am sure that this will be a good platform where we can connect, discuss, and do some innovative things in mushroom industry. I am currently in Nepal and मैंने यहाँ पर देखा यहाँ की मशरूम इंडस्ट्री में बहुत सारी समस्याएं हैं which we used to have earlier in Indian mushroom industry, और हम उनसे आगे चल रहे हैं। And I'm sure with such discussions and such platforms we should be able to grow much better in the industry. So I am thankful to everyone जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, and I am sure कि हम आगे भी हर हफ्ते या हर fortnightly ये कर पाएंगे। And I once again welcome you all in the coming program, and very much. Thank you, sir. Thank you, lovely sir. Thank you, sir. Thank you. Okay. Bye. So इनका अगला क्वेश्चन था कि हाउ टू इंक्रीज कार्बन इन कंपोस्ट। सर, कार्बन आपकी कंपोस्ट में पहले से ही इन एम्पल क्वांटिटी है, जिसमें जो कार्बन का सोर्स है वो स्ट्रॉ है। सो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा स्ट्रॉ जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, आपको इससे ज़्यादा कार्बन के बारे में नहीं सोचना है। सो अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाउ टू इंक्रीज CN रेशो। CN रेशो इंक्रीज नहीं होगी सर, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, और ये करेक्शन होगी हमारी एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन। जब हम इनिशियली फॉर्मूला बनाते हैं और कैलकुलेट करते हैं
कि हमारा नाइट्रोजन लेवल कितना होना चाहिए, इसमें स्ट्रॉ अच्छा होना चाहिए। और वंस अगेन मैं ये बोलूँगा कि आपकी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है वो 1.5% होनी चाहिए। इट शुड बी 1.5। आपने उसमें ना यूरिया गिनना है, ना कैन गिनना है, ना अमोनियम सल्फेट गिनना है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना चिकन मैन्योर, आपके स्ट्रॉ में जो नाइट्रोजन है, और आपने बाकी और जो एडिटिव ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के डाले हैं, जैसे कि आपकी खली है या फिर और कोई चीज़ आपने डाली है, चोकर डाला है, उसका नाइट्रोजन लेके आप कैलकुलेट करें। इट शुड बी 1.5% एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन। उस हिसाब से आप अपना रेसिपी बनाएं और उसको जो है वो फिर आगे अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपकी कंपोस्टिंग जो है वो रेडी हो जाएगी 6 दिन में। फेज़ 1 या 7 दिन में आपका फेज़ 1 बहुत अच्छे से हो जाता है। हम लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक 5-5 दिन का फेज़ 1 किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। तो अभी एक विक्रमजीत का क्वेश्चन था कि हमें कितनी डिकम्पोजिशन करनी चाहिए, बट उन्होंने स्टोरेज कैपेसिटी पे देखा था। मैं ये बोलूँगा कि हमारी कंपोस्ट की एट द टाइम ऑफ फेज़ 1 कंपोस्टिंग हमें डिकम्पोजिशन पे भी पूरा ध्यान रखना है कि ज़्यादा डिकम्पोजिशन भी ना हो और हमारा स्पॉन रन और यील्ड जो है वो मैक्सिमम आए विद कम से कम डिकम्पोजिशन। सो हमें अपने जो SOPs हैं उनको धीरे धीरे उस मोड पे लेके जाना है कि हमारी एनर्जी, हमारे रिसोर्सेज कम से कम लगे और मैक्सिमम हम ड्रॉ कर पाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हर्षिता। जी सर। सर अतुल सर शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। वेलकम अतुल सर। हेलो राणा जी। So नमस्कार सर। नमस्कार। You are spreading lot of love. Very good. Yes sir. And here my question is that can we set up some SOPs? अभी आपने वर्ड यूज किया था SOP। जी जी जी। अभी ये इंडस्ट्री बहुत ही स्टैगर्ड है, बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर कोई अपनी रेसिपीज बनाता है, अपनी फॉर्मुलेशन बनाता है, फिर डिफिकल्टी फेस करता है और फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाते रहते हैं। जी जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स को कर सकते हैं और शेयर करके कॉमनली एक ऐसा स्टैंडर्ड्स बना पाए जो आगे के लिए बहुत आसान हो जाए, नए ग्रोअर्स के लिए या किसी भी ओल्ड ग्रोअर्स के लिए। सर यू नो वेरी वेल कि हम लोगों ने मशरूम कोड के नाम से एक प्रोसीजर्स जो हैं वो पब्लिश किए हैं और बिफोर हमारा जो मशरूम कॉन्फ्रेंस है या उस मशरूम कॉन्फ्रेंस में उसका बहुत अच्छा मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो सबको अवेलेबल होने वाला है। उसमें सारे के सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हम लोगों ने कंपाइल किए हैं। इसमें भी अनुराग जी का मैं अगेन थैंक्स करूंगा कि इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की उसमें। मैंने एक बार अपनी इनके साथ चर्चा की थी कि ऐसे ऐसे विद माय बेस्ट एक्सपीरियंस अच्छी कंपनीज के साथ काम करके और अपना जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, साइंटिफिक जो मेरा नॉलेज है उसको लेके मैंने स्टैंडर्ड्स तैयार किए हैं और ज़्यादातर यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हैं सर। उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ तैयार किया है या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस है। वो सारे के सारे कंपाइल हम लोग कर चुके हैं और उसमें अब सिर्फ मशरूम कोड्स को जो है वो बचा हुआ है कोड नंबर्स देने के लिए। सो इट विल बी मेड अवेलेबल वेरी शॉर्टली टू एवरीवन एंड आई होप एवरीवन विल लव इट एंड अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स। सो सर वेरी सून आपका जो कंसर्न है वो हमारे ग्रोअर्स में जो है वो पहुंच जाएगा। और साथ के साथ ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग चाहे कहीं पे भी इकट्ठा हों, कैसे भी इकट्ठा हों, बट आपस में बातचीत ज़रूर करें। कोई इवेंट होता है उसमें हम इकट्ठा हों सो दैट कि हमारे जो
एक्सपीरियंस है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करें, और अगर कोई साइंटिफिकली या फिर थ्योरेटिकली चीजें आगे पीछे जा रही हैं तो ये हमारा भी मतलब मैं अपनी समझता हूँ कि मेरा पार्ट है कि मैं अपनी मशरूम इंडस्ट्री को, एटलीस्ट इंडियन मशरूम इंडस्ट्री को करेक्ट करूँ कि ये चीजें प्रिंसिपली इस तरह से हैं, सो इसके आसपास आप काम करना जो है वो अपना सेट करें, स्टैंडर्डाइज करें, सो दैट कि हम कंसिस्टेंसी लेके आ पाए। गुड। तो मेरा एक और सजेशन है, जितने भी और ग्रोअर्स भी यहाँ पे हैं, कि अगर हम नेक्स्ट चर्चा में आप वो कोड अभी बेसिक शेयर करें और हम फील्ड स्टडी करें, फील्ड ट्रायल्स करें, राइट? तो जब हम नवंबर में मिलेंगे तो हम सर वो नवंबर में पब्लिश होना है सर। हाँ, वो नवंबर वाली हमारी कॉन्फ्रेंस में सर उसकी प्रेजेंटेशन भी होगी। नहीं और राणा जी, मेरा ये कहना है कि चलिए थ्योरी तो हम सब ने बहुत कुछ कर ली, मेरा ये सजेशन है कि सपोज नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट चर्चा में अगर आप वो कोर्स को बेसिक दोबारा शेयर करें, और ये हम रिक्वेस्ट करें सारे ग्रोअर से कि वो एक एक बैच एटलीस्ट उस कोड के हिसाब से बनाएं, और जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे फील्ड डाटा, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। सर उसमें ना सर अगर कोड्स पे हमने चर्चा करनी हो तो दैट नीड्स अ गुड टाइम सर। और ये कर सकते हैं हम कि हर चर्चा में हम एक कोड या 2 कोड या 3 कोड डिस्कस करें, और मतलब उसको जो है वो धीरे धीरे अपने ग्रोअर्स के साथ मैक्सिमम कोड्स को डिस्कस कर लें, और जब कंपाइलेटेड फॉर्म जो है वो प्रिंटेबल फॉर्म इनके पास पहुंच जाएगी तो उससे पहले भी ये इन लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहेगा सर, जो हमारे ग्रोअर्स हैं, कि जिस कोड को हम डिस्कस करेंगे कुछ लोग तो उस कोड के आसपास काम कर रहे होंगे, कुछ उसमें गलती कर रहे होंगे, तो वो अपने आप करेक्शंस करते चलेंगे। चलिए ठीक है, कोड को अलग बिट्स एंड पीसेस में ना करके ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि एक हम लंबा सेशन रख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि उसमें 2, 3, 4 घंटे लगेंगे तो ऐसा कर सकते हैं। एक दिन हम उसको करें। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम थ्योरी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन कर पाएंगे। अच्छा सजेशन है सर। और इतने सारे 10-20 अगर फील्ड स्टडी भी कर जाए ना हम लोग एट डिफरेंट लोकेशंस ऑल अक्रॉस द कंट्री, तो फिर उसको स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत आसान बन जाएगा। सही बात है। और इसमें क्या है सर कि ये डिपेंड करता है जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ग्रोअर्स हैं, कि वो उतना टाइम स्पेयर कर पाएं और हम वो दिन रखें जब मैक्सिमम सब लोग अवेलेबल हों। सर ठीक है, चलिए मेरा फिर ये सजेशन है कि चाहे आप 4, 5, 6 ग्रोअर्स को आइडेंटिफाई भी कर लीजिए। हमारा पर्पस यहाँ पे ये है कि इंडस्ट्री में स्टैंडर्डाइजेशन को लेके आना, जो अभी तक नहीं है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा ये काम करिए कि 4, 5, 6 लोकेशंस को आइडेंटिफाई करें, कोर्स को हम डिस्कस करें, और उसको बिफोर द नवंबर सेशन हम एक ऐसे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के इकट्ठा मिलके जब आएंगे ना विद केस स्टडीज, देन इट विल बी हाईली वैल्यूएबल। जी मेरी सजेशन थी। थैंक यू वेरी मच, कंटिन्यू डू गुड वर्क। जी थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। हर्षिता, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? लवजीत सर। हेलो, हाँ जी जी बोलिए सर। नमस्कार। क्या बोलते हैं ना, अभी जो स्टैंडर्ड्स की बात हो रही थी तो हमने क्या किया सर, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, लंबा ना हो जाए सर। नहीं, जो छोटा ही है सर, ज्यादा नहीं है। क्या बोलते हैं, हमने क्या किया जैसे रॉ मटेरियल हमने यूज किया चिकन मेन्यू, वो तो आम करते हैं, उसको रिप्लेस करके हमने क्या किया 50-50 की रेशो में रॉ मटेरियल प्लस ह्यूमन वेस्ट। हाँ, उसके जो रिजल्ट्स आए ना, दैट कैन बी गुड, वो बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। बिल्कुल। एक है कि अगर आप मान लो फार्मर को या ग्रोअर को बोल रहे हैं कि हमने इसमें ये चीज ऐड की है, तब वो क्या थोड़ा सा वो करते हैं कि हम ये चीज नहीं खाएंगे, ऐसा है वैसा है। फिर हमने क्या किया, प्योरली ह्यूमन वेस्ट किया यूज, और जो बिल्कुल
आप रिजल्ट आप मान नहीं सकते। 10 केजी बैग से आपकी मिनिमम 4 केजी और मैक्सिमम 5.5 किलो मशरूम बंदे ने, फार्मर ने हमारे उगाया जी। तो क्या इसको हम मान लो गवर्नमेंट उसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते कि चिकन मैन्योर को ही चलने दे, जैसे सदियों से चला आ रहा है कि हमें चिकन मैन्योर यूज करना है तो वही करना है। जगदीश जी, जी सर। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो आपके हमारे मतलब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आप कभी भी इतना बड़ा रिस्क ना लें, क्योंकि आप एसओपी सेट नहीं करते हैं। एसओपी जो है वो हमें ऑलरेडी मिली होती है कि इस एसओपी में हमने काम करना है। ये थोड़ा सा मैटर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। हम इसको शेयर कर सकते हैं अपने जो एपेक्ट बॉडी है, साइंटिस्ट्स हैं, लेट देम मेक ट्रायल्स एंड लेट देम रिकमेंड फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि अगर देखिए हमें चीज़ें बहुत सारी अच्छी लगती हैं बट उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो हमें पता नहीं होता है। ह्यूमन वेस्ट जो रहता है उसमें क्या होता है कि 2-3 बड़े खतरनाक बैक्टीरिया हैं। लिस्टीरिया एक उसमें से खतरनाक बैक्टीरिया है, और अगर वो मतलब ह्यूमन कंज्यूम कर ले या उसके अंदर चला जाए तो दैट कैन बी लीथल और मॉर्टेलिटी कैन बी कॉज्ड बाय दैट बैक्टीरिया। वैसे ही एक बैक्टीरिया है ई कोलाई। सो ये बैक्टीरिया जो रहते हैं ये ह्यूमन उसमें बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं वेस्ट में। और लेट द रिसर्च इंस्टीट्यूशंस स्टैंडर्डाइज द थिंग्स एंड रिकमेंड द थिंग्स कि कितने बच रहे हैं, कितना मिल रहा है, क्या सेफ है। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि आपने एक बहुत बढ़िया इंसाइट दी है एंड दैट कैन आल्सो बी स्टैंडर्डाइज्ड। जी, तो थैंक यू। इतना मेरी तरफ से है इस चीज में कि हम लोग इतना बड़ा रिस्क जो है वो एकदम से ना लें, कि कई बार ना हिडन चीजें होती हैं। देखिए ह्यूमन वेस्ट में प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होंगे, है ना, और बहुत सारे मिनरल्स भी होंगे, क्योंकि तरह तरह का खाना जो है वो प्योर फॉर्म में हम लोगों ने खाया होता है। सो नो डाउट न्यूट्रिशन लेवल इसमें बहुत अच्छा होगा, बट थोड़ा सा अगर इसमें जो थ्रेट्स हैं उनको चेक कर लिया जाए देन इट कैन बी वेरी। थैंक यू सर। तो अर्चिता अगला क्वेश्चन ले। जी सर। जी, सूडोमोनास का क्या प्रभाव पड़ेगा अगर सूडोमोनास का इस्तेमाल करते हैं? सर दोबारा से बोलिएगा। सूडोमोनास जी, सूडोमोनास का क्या पूछ रहे हैं सर? सूडोमोनास अगर केसिंग में 1% मिला के अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सर क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। सूडोमोनास जो है वो आपने भी लिटरेचर में देखा होगा कि बहुत तरह के हैं, और जो हमारे काम का है वो है सूडोमोनास प्यूटिडा। सो अगर सूडोमोनास प्यूटिडा को हम केसिंग में ऐड करते हैं तो नो डाउट तो उसका जो कल्चर है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो केसिंग सॉइल में ज़्यादा होगी, बट दैट डजंट मीन कि आपको यील्ड ज़्यादा मिलेगी। ये ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है, ट्रायल्स के रिजल्ट्स वर्ल्ड वाइड बहुत सारे साइंटिस्ट की तरफ से पब्लिश्ड हैं कि कंसीडरेबल आपको यील्ड इंक्रीज नहीं मिलता है उससे। जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन संदीप सर का है। जी सर, संदीप सर पूछ रहे हैं कि व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ केसिंग स्टीम पैस्चराइजेशन एंड डिसएडवांटेज, साथ ही में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मेलिन केसिंग ट्रीटमेंट एंड व्हिच ट्रीटमेंट इज प्रेफर्ड। इनका पहला तो क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन लेते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द मेरिट ऑफ केसिंग पास्चराइजेशन। जी सर। जी,
पास्चराइजेशन इज द ओनली मीन्स ऑफ डिसइंफेक्शन, जो कि सबसे अच्छा तरीका है केसिंग को डिसइंफेक्ट करने के लिए, जो हमारे जिनको हम बोल सकते हैं कि कंटेमिनेंट्स हैं उनको मारने के लिए। क्योंकि हम लोगों को जो है वो पास्चराइजेशन करना है, कंप्लीट किलिंग नहीं करना है, तो वी शुड बी केयरफुल कि वो स्टरलाइज ना हो, पास्चराइज हो। तो जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है 64 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 आवर्स, उसको फॉलो करें, इससे ऊपर ना जाएं, तो ये सबसे अच्छा रहता है। बट केयर शुड बी टेकन कि जैसे हम बंकर्स बना के स्टीम डालते हैं उसमें, तो हर एक पार्ट, हर एक तिनके में आपकी स्टीम पहुंचे, हर जगह पे इवन टेम्परेचर हो। ऐसा ना हो, मैंने कई बार नोटिस किया है बहुत सारी कमर्शियल जगहों पे कि एक जगह टेम्परेचर पहुंच गया है 80 और एक जगह टेम्परेचर है 32 या 40। तो जहाँ पे 40 होगा वहां पे हमें नुकसान होगा। सो बी केयरफुल कि एक यूनिफॉर्म पास्चराइजेशन हो। पास्चराइजेशन में हमेशा ही हमें फायदा रहता है। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो इंडियन मशरूम ग्रोइंग सिस्टम है उसमें केसिंग पास्चराइजेशन टेक्निक्स जो है वो फैसिलिटीज़ बहुत कम अवेलेबल हैं और हम लोग फॉर्मलिन से अपना काम चलाते हैं। सो इट्स ओके कि आपका काम चल रहा है, बट एज एंड व्हेन आप बड़े हो जाएं और आपकी कैपेसिटी बन जाए कि आप पास्चराइज कर सकते हैं, पास्चराइजेशन के लिए फैसिलिटी बना सकते हैं, तो आप केसिंग की पास्चराइजेशन में जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं केमिकल्स के कुछ ना कुछ कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स ज़रूर होते हैं। सो आई वुड प्रेफर कि जितना हो सके उतना हम पास्चराइजेशन में जाएं इंस्टेड ऑफ स्टरलाइजेशन विद केमिकल्स। तो और कोई क्वेश्चन बचा हर्षिता इनका बीच में? जी सर, इसमें कवर हो गया जो आपने बोला सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावना मैम का, हाउ टू मेक बेस्ट केसिंग विद केमिकल मेथड्स। हाउ टू मेक बेस्ट केसिंग विद केमिकल मेथड्स। बेस्ट केसिंग विद केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में तो सिर्फ और सिर्फ आपने स्टरलाइज करना है। दैट नेवर एंश्योर्स कि आपकी केसिंग बेस्ट है। केसिंग बेस्ट होगी आपके केसिंग मटेरियल से, द टाइप ऑफ केसिंग मटेरियल। उसमें सबसे बड़ी बात हमें ध्यान में रखनी है कि कितना उस केसिंग मटेरियल के अंदर जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, कितने कम उसमें सॉल्ट्स हैं, और इज इट फुली डिकम्पोज्ड और नॉट। क्योंकि आप सभी जानते हैं, सभी लोग सीजन्ड ग्रोअर हैं, हर एक मेरी बात से जो है वो सहमत होगा कि हमारा जो बटन मशरूम है वो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से गली सड़ी चीज़ों में ही अपने आप को अच्छा महसूस करता है। सो हमारी जो केसिंग मटेरियल है, जैसे अभी बात चल रही है बहुत सारे ग्रोअर्स के साथ भी कि अभी जो कोकोपीट आ रहा है हमारे पास, वो अभी हमारे बीच में बहुत पुराने ग्रोअर्स भी बीच में जुड़े हैं। राजीव खान जी, इनको भी याद होगा कि जब हम लोगों ने कमर्शियल मशरूम ग्रोइंग शुरू की थी तो उस टाइम में कोकोपीट जो हमें सप्लाई आता था वो डार्क कलर का होता था, काला होता था, और अभी बिल्कुल जैसे फ्रेश सॉडस्ट होता है वैसा होता है। सो हम लोग थोड़ा सा उसको सीजन होने के लिए छोड़ें, पानी लगा के हल्का सा उसको डिकम्पोज होने दें, उसके बाद यूज करें, देन इट विल गिव यू द बेटर एंड बेस्ट रिजल्ट्स। कुछ हमारे मित्र दोस्त जो हैं वो कर भी रहे हैं, शायद धर्मेंद्र जी भी जुड़े हैं, वो ऑलरेडी इस मेथड को अपना रहे हैं एंड ही इज गेटिंग बेटर बेस्ट रिजल्ट्स कि इनका जो कंसिस्टेंट यील्ड है वो 25 से ज़्यादा ही आ रहा है, एंड ही हैज़ हार्वेस्टेड एंड in between harvesting 30% total yield in commercial mushroom plant. So
दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि जो हमारा केसिंग मटेरियल है वो अगर हमारा कंपोस्ट एक फाउंडेशन है, एक आपका जो है वो नींव है, तो केसिंग मटेरियल जो है वो उस घर की मशरूम पैदा करने वाले घर की छत है, उस पे भी पूरा ध्यान दें। और केमिकल्स के साथ सिर्फ और सिर्फ यही मैं बात बोलना चाहूँगा कि इट शुड बी एंश्योर्ड कि आपके जितने भी कंटेमिनेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो मर जाएं, वो कोई ना बचे, ताकि कोई बीमारी जो है वो आपके मशरूम ग्रोइंग प्रोसेस के दौरान ना आए। सो आपका अगर आपके पास माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल नहीं है, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं है, तो आप अपने प्रोसेस में उस चीज को एनकाउंटर कर सकते हैं और अगले वाले में आप ध्यान दें कि आपका जो प्रोसेस है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसमें जो है पीएच रेशियो कितनी होनी चाहिए उसकी केसिंग की? केसिंग की पीएच रेशियो शुड बी बिटवीन 7.2 to 7.8। न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर, जैसे कंपोस्ट की हो वैसे ही उसकी पीएच होनी चाहिए। ओके सर, एक्चुअली आई बॉट 1700 बैग्स, कहीं से मैंने अभी परचेज किए हैं, और उसके अंदर जो है कंपोस्ट के अंदर एक लार्वा के तरह एक कीड़ा जो है उसके अंदर है, एंड मैंने इसका नेरी में सैंपल दिया था, तो वहां से उन्होंने आइडेंटिफाई किया है एंटोमोलॉजी वालों ने कि ये कोई सेप्रोफेगस डिप्टेरिया, मतलब कि कोई अडल्ट वो फ्लाई उसके बाद में वो फ्लाई के फॉर्म में बनेगा और आपकी जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको डैमेज करेगा। मैं समझ गया, आपके वहां पे ना मशरूम फ्लाइज का अटैक है, आपके ग्रोइंग हाउस में मशरूम फ्लाइज का अटैक है। अगर आपने केसिंग बनी बनाई ली है तो उसमें मक्खियों ने अंडे दिए हैं और उनके जो लार्वी हैं वो उनको सेप्रोफेगस लार्वी मिले, और डेफिनेटली वो आपकी कंसीडरेबल ईल्ड लॉस करने वाले हैं और वो आपकी मशरूम को जो है और डेवलपिंग पीन्स को खाएंगे। एक्चुअली सर अभी तक मतलब मैंने केसिंग कंपोस्ट बैग कहीं और से परचेज किए हैं, तो ये कंपोस्ट के अंदर ऑलरेडी थे। जैसे मैंने कंपोस्ट बैग रखे ग्रोइंग हॉल में, सिर्फ ग्रोइंग हॉल्स हैं, तो उसी अंदर कंपोस्ट के अंदर ये डेवलप होने लगे जो ये लार्वा लगा। इसमें ना फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जब स्पॉनिंग हो रही है तो वो एकदम से ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, सो दैट कि बैग आपके खुले ना पड़े और उसमें मक्खी जो है वो अंडे दे ना पाए जी। अदरवाइज मुझे ये लगता है कि वो चीज अगर सही से हुई है तो फिर आपकी जो पास्चराइजेशन है कंपोस्ट की वो प्रॉपर नहीं हुई है जी। बट और अगर लंबा लार्वा बड़े वाला, इतना लंबा लार्वा अगर आपको दिख रहा है, इतना लंबा सफेद कलर का, देन फिर इसकी मिक्सिंग में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर पास्चराइजेशन में कोई प्रॉब्लम है जिसको कि एड्रेस करने की जरूरत है। तो अभी नेक्स्ट मैं इसमें क्या कर सकती हूँ जिससे थोड़ा कंट्रोल में हो जाए चीज, क्योंकि अभी तक केसिंग नहीं हुई है। केसिंग नहीं हुई है तो स्पॉन रन को कंप्लीट होने दें और एज अर्ली एज आप अपने जो क्रॉप्स हैं वो ड्रॉ कर लें, जितना जल्दी आप करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। आपके पास शायद मेरा मे भी कॉन्टेक्ट नंबर होगा। जी जी। सो मुझे आप नाम बता दीजिएगा उस टाइम पे टेक्स्ट करके कि किससे बात हुई है, तो मैं उनसे स्पीशीज पूछ लूंगा कि कौन सी डिटेक्ट हुई है जी। देन आई विल गिव यू द कंक्रीट सॉल्यूशन कि ये चीज है। अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाउस फ्लाई का भी लार्वा जो है वो उसमें रहता है, एक और फ्लाई है उसका लार्वी होता है, और जो हमारा मशरूम फ्लाइज का लार्वी होता है वो बहुत छोटा होता है, ध्यान से देखेंगे तब आपको दिखेगा, अदरवाइज दिखता नहीं है। सो एक बार मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरह का उनको मिला है लार्वी जी, क्योंकि हाउस फ्लाई भी डिप्टर्न है और हमारा वो जो है मशरूम फ्लाई वो भी डिप्टर्न है, एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं दोनों। ओके जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्षिता।
जी सर, संदीप सर पूछ रहे हैं विच इज बेटर, केसिंग और रफलिंग? ये तो ग्रोअर के टेस्ट के ऊपर है। विच इज बेटर, केसिंग और रफलिंग? केसिंग तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? केकिंग। अच्छा, केकिंग। या केकिंग जो है संदीप जी, केकिंग ऑलवेज बेटर रहता है, बट इट शुड बी जो है वो, केकिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप हेल्दी स्पॉन रन बैग लें, उसमें कोई कंटेमिनेशन ना हो, किसी मक्खी मच्छर ने उसमें अंडा ना दिया हो, लार्वी कोई ना हो, तो केकिंग बेटर होता है एज कंपेयर टू गो फॉर रफलिंग, क्योंकि आपके वो 3-4 दिन एडिशनल बचाता है और आपके यील्ड या प्रोडक्शन भी ज़्यादा आता है उसमें, क्योंकि पूरे एरिया में, पूरे सरफेस एरिया में आपका प्रोडक्शन आता है। सो यही है कि आप किस तरह से चीज़ों को बेटर समझ रहे हैं। आपकी मतलब गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को जो है ना, वो गाड़ी अच्छी लगनी चाहिए चलाने के लिए। अगर किसी को ट्रैक्टर चलाना अच्छा लगता है और उसको आप ऑटोमेटिक मर्सिडीज दोगे तो उसको मजा नहीं आएगा। जी, थैंक यू। थैंक यू। सर नेक्स्ट क्वेश्चन तेजस सर का है, उनके 2 क्वेश्चन है। पहला था फॉर प्री वेटिंग विच मेथड शुड वी ऑप्ट, लगून और एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म विद गुडी पेट? बेसिकली लगून मेथड इज गुड, एज लगून के मेथड में क्या रहता है कि आप बहुत जल्दी प्रीवेट करवाते हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई भी एनारोबिक स्टैग्नेटेड वाटर ना हो, जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम देता है और ग्रीन मोल्ड कॉज करेगा। सो बी केयरफुल कि उसमें कोई भी स्टैग्नेटेड वाटर ना हो। गुडी पिट वाटर में भी आप ध्यान रखें कि गुडी पिट का पानी जो है वो टर्निंग्स में ना लगाएं, क्योंकि वो जो है वो आपका पानी हमेशा ही एनारोबिक होगा और आपको वो बाद में लेटर ऑन प्रॉब्लम्स देगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है टनल शुड बी मेड बेसमेंट टाइप और अ नॉर्मल फ्लो टाइप, व्हिच शुड बी ऑप्ट फॉर? इट इज एज पर योर कन्वीनियंस एंड योर बेसिक प्लानिंग। जैसा आपका बेसिक प्लानिंग है, दोनों एक जैसा काम करते हैं, कंपोस्ट की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर नेक्स्ट क्वेश्चन विक्की सर का है, उनका एनारोबिक कंपोस्ट बनने के क्या करना होता है, हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं? एनारोबिक कंपोस्ट के कारण तो वही होते हैं कि उसमें हवा नहीं लगी है तो एनारोबिक होगा। एरोबिक मतलब हवा ऑक्सीजन के साथ डिकम्पोजिशन, और एनारोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन से डिकम्पोजिशन होना। तो हमें एरोबिक डिकम्पोजिशन चाहिए, एनारोबिक नहीं चाहिए। सो एक क्वेश्चन शायद हमारे सर मेरा एक क्वेश्चन और भी है जी इसके साथ। जी हेलो सर, केस 1 में हम क्या कर सकते हैं कि अगर एनारोबिक कंपोस्ट ना बनेगी? सर हमें ध्यान रखना पड़ेगा आपका जो मिक्सचर है वो ग्रीसी ना हो, और साथ के साथ आपके जो होल्स रहते हैं बंकर के वो प्रॉपरली चेक हो, कोई भी होल आपका बंद ना हो। अगर आपको लगता है कि फिर भी टेम्परेचर कहीं पे वायलेट हो रहे हैं तो आप एकदम से उसकी टर्निंग करें। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। बड़े भाई राजीव खान भी चर्चा करना चाहते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड ग्रोअर हैं हमारे, तो उन्होंने भी हैंड रेज किया है। हर्षिता, उनको अनम्यूट कीजिएगा। राजीव भाई अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। वेलकम।